जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल SBN क्लासेज में। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। और अब तक जो क्लासेज हुई हैं, इन क्लासेज को अटेंड करिए आप लोग। और इसके बाद कोई भी बुक हो आपके पास इन चैप्टर से रिगार्डिंग, उसे उठाकर और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। उसके बाद देखिए कि हाँ, इस लेक्चर से फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उम्मीद करते हैं कि लगभग में 99% आपके क्वेश्चन इस लेक्चर से ही मिल जाएंगे, इस क्लास से ही मिल जाएंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं नागरिकता, सिटीजनशिप। और सिटीजनशिप की 3 क्लास हो चुकी है ऑलरेडी। और तीसरी क्लास में हमने बताया था आप लोगों को नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है वर्तमान टाइम में। और उसके रिगार्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। तो वहां पे हम लोग पिछली क्लास में नागरिकता प्राप्ति के 5 प्रकार थे। जन्म से नागरिकता, वंश परंपरा से नागरिकता, पंजीकरण से नागरिकता, देशीयकरण से नागरिकता और क्षेत्र अर्जन द्वारा नागरिकता। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज के क्लास में हम लोग भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के ही अधीन नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है या नागरिकता कैसे छीनी जाती है, किन किन प्रावधानों के तहत, इन चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पिछली क्लास में ही मैं बताया था आप लोगों को कि नागरिकता प्राप्ति के 5 प्रकार हैं, जबकि नागरिकता समाप्ति के 3 प्रकार हैं। और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं ये भी बताया था मैं। तो पहला बताया था स्वेच्छा से त्याग, दूसरा बताया था समाप्ति, और तीसरा बताया था वंचन। इन 3 चीजों के बारे में हमने बात की थी कि इन बेसिस पे नागरिकता की समाप्ति की जाती है। तो यहां पे हम लोग पहला पढ़ लें, स्वेच्छा से त्याग। स्वेच्छा से त्याग। जैसे देखिए, स्वेच्छा से त्याग में मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और वह भारत की नागरिकता छोड़ना चाहता है, तो वह चाहेगा तो नागरिकता छोड़ने हेतु आवेदन कर सकता है। उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि नहीं तुम भारत की नागरिकता ग्रहण किए रहो। तो स्वेच्छा से जो त्याग है, इसका मतलब है कि हम खुद अपने मन मस्तिष्क से भारतीय नागरिकता का त्याग करने जा रहे हैं या कर रहे हैं। तो अगर हम चाहेंगे भारत की नागरिकता का त्याग करना या भारत की नागरिकता को छोड़ना, तो हम स्वेच्छा से छोड़ सकते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति नागरिकता छोड़ने हेतु आवेदन करता है और उसी टाइम भारत का किसी अन्य देश के साथ युद्ध स्टार्ट हो जाता है, तो अब युद्ध काल में वह प्रक्रिया लंबित रहेगी। मतलब आप आवेदन किए हैं नागरिकता त्याग देने के लिए, लेकिन अगर भारत का किसी अन्य देश के साथ अचानक से युद्ध स्टार्ट हो गया, तो वो नागरिकता त्यागने की जो प्रक्रिया है, आवेदन आपने जो किया है, वह अभी लंबित रहेगी जब तक कि युद्ध समाप्त न हो जाए। और मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और जो नागरिकता त्यागने हेतु आवेदन देता है, तो अगर उस व्यक्ति के मान लीजिए कि 2 बच्चे हैं, एक बालिग है और एक नाबालिग है, तो जो नाबालिग बच्चा होगा, उस व्यक्ति की नागरिकता त्यागने के साथ ही उस व्यक्ति का जो नाबालिग बच्चा होगा, उसकी भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। लेकिन बालिग होने के बाद
वह बच्चा यदि चाहेगा तो फिर से भारत की नागरिकता हेतु आवेदन कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि यह व्यक्ति ए है और ये दो उसके बच्चे हैं। यह बालिग है और यह नाबालिग है, और जैसे ही यह त्याग हेतु आवेदन देगा, त्याग हेतु आवेदन देगा और जैसे ही इसे स्वीकृति मिल जाएगी, तो स्वीकृति मिलने के साथ ही इसकी भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसकी भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसकी नहीं होगी, लेकिन इसकी नागरिकता, जो नाबालिग बच्चा है उसके पिता के आवेदन के स्वीकृति के साथ ही उस नाबालिग बच्चे के भी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो इस चीज को आप लोग लिख लेंगे स्वेच्छा से त्याग में। इसमें कौन कौन से पॉइंट आप डिनोट करेंगे? देखिए, इसमें आप लिखेंगे यदि कोई व्यक्ति, लिख लीजिए, एक कंप्लीट नोट्स तैयार हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से भारत की नागरिकता त्याग करना चाहे तो कर सकता है। एक चीज इसमें और नोट करेंगे आप, युद्ध काल में आवेदन जो होगा इसका लंबित रहेगा। आवेदन लंबित रहेगा। और एक चीज और इसमें आप नोट करेंगे, आवेदन किए गए व्यक्ति के नाबालिग बच्चे की भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। परंतु बालिग होने पर वह नागरिकता प्राप्ति हेतु आवेदन कर सकता है, आवेदन कर सकता है। तो ये चीज हो गई स्वेच्छा से त्याग के बारे में। इसके बाद आती है समाप्ति, अर्थात बर्खास्तगी या समाप्ति। टर्मिनेशन। तो जब आर्टिकल 9 हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को, तो उसमें हमने बताया था कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उस व्यक्ति की भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो अनुच्छेद जो 9 है उसमें जो बातें कही गई हैं, वो जो संविधान लागू किया गया था उस टाइम के बारे में प्रावधान किए गए थे। लेकिन वर्तमान में अगर ये चीजें घटित हो रही है कि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर रहा है, तो उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, जो भारत की नागरिकता होगी।
और इसका भी प्रावधान भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता समाप्ति के अंतर्गत किया गया है। तो अनुच्छेद 9 में भी किया गया है और यहां पे भी नागरिकता अधिनियम 1955 में भी किया गया है। तो यहां पे लिखेंगे आप, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो एक तो हो गया स्वेच्छा से त्याग, अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता त्यागना चाहे तो वह छोड़ सकता है भारत की नागरिकता। और दूसरा हो गया बर्खास्तगी या समाप्ति, टर्मिनेशन। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। कहीं कहीं इसका अपवाद भी देखने को मिलता है। जैसे एक भारतीय फिल्म अभिनेता है अक्षय कुमार जी, वे कनाडा की भी नागरिकता ग्रहण किए हुए हैं और भारत की भी नागरिकता ग्रहण किए हुए हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इस 1955 के अधिनियम में कुछ संशोधन भी बार बार होते रहे हैं। हम बताए हैं कि 1957 में हुआ, 60 में हुआ, 85 में हुआ, 86 में हुआ, 92 में हुआ, 2003 में हुआ, 2005 में हुआ, 2015 में हुआ, 2019 में हुआ। तो 2015-19 वाला संशोधन हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो यहां पे कुछ लोगों को दोहरी नागरिकता दी जाती है, लेकिन उसका जो प्रावधान है वो नागरिकता अधिनियम में संशोधन करके जोड़ा गया है। और इनको जिन व्यक्तियों को, जैसे मान लीजिए जो भी सम्मानित व्यक्ति हैं या कोई फिल्म अभिनेता हो गया या किसी साहित्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति हुआ, अगर उसे 2 देशों की नागरिकता दी जा रही है तो उसे भारतीय नागरिकता के जो सारे प्रावधान होते हैं उन सब का लाभ नहीं दिया जाता है। ये भी चीज होती है। अब जैसे मान लीजिए कि अक्षय कुमार जी हैं, ये भारत में रह रहे हैं और भारत में टैक्स भी पे करते हैं। तो भले ही कनाडा की नागरिकता ग्रहण किए हुए हैं, लेकिन इनका सारा जो कार्य होता है वह भारत की सीमा में ही होता है। तो कुछ ऐसी रियायतें दी गई हैं नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके कुछ विशेष लोगों को या छूट दिया जाता है कि अंशतः दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया जाता है। तो ये चीज हो गई। अब तीसरा हम लोग पढ़ेंगे वंचन। तो ये दोनों आप लोग नोट कर लेंगे। वंचन, डिप्रीवेशन, वंचन। देखिए, कभी कभी ऐसी स्थितियां आती हैं कि भारत सरकार द्वारा कुछ कमियां पाए जाने पर नागरिकता को समाप्त किया जाता है या नागरिकता से वंचित किया जाता है, और उसका अध्ययन हम वंचन, डिप्रीवेशन के अंतर्गत करते हैं कि क्यों लोगों को नागरिकता से वंचित किया जाता है। तो ये जो वंचन की विधि है यह केवल और केवल उन्हीं लोगों पर लागू होती है जो पंजीकरण के माध्यम से या देशीकरण के माध्यम से नागरिकता को प्राप्त किए हुए हैं।
तो किन किन बेसिस पे सरकार नागरिकता से वंचित कर सकती है, इन चीजों का हम अध्ययन करेंगे डिप्रीवेशन के अंतर्गत। तो सबसे पहली बात कि नागरिकता से वंचित किसे किया जाएगा, तो ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता से वंचित किया जाएगा जो पंजीकरण या देशीकरण, रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के द्वारा भारत की नागरिकता को ग्रहण किए हैं या प्राप्त किए हैं। और वो नागरिकता प्राप्त करते समय मान लीजिए कि भारत सरकार द्वारा नागरिकता दे दी गई, आपने पंजीकरण किया, आपको देशीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्रदान कर दी गई, लेकिन बाद में भारत सरकार को यह पता चले कि आपने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नागरिकता ग्रहण की है भारत की, तो भारत सरकार आपको नागरिकता से वंचित कर सकती है। यदि सरकार को यह भी नजर आए या महसूस हो सरकार को कि आपके द्वारा भारतीय संविधान का अनादर किया जा रहा है, तो भी सरकार चाहेगी तो आपको भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है। इसके साथ ही साथ मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 7 वर्ष, कोई व्यक्ति, यह समय याद रखिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है, यदि कोई व्यक्ति 7 वर्ष या उससे अधिक समय से भारत से बाहर रह रहा है बिना किसी सूचना के, तो उसको भी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। ये सारे कंडीशंस आप दिमाग में रखेंगे कि किन किन आधारों पे, कौन कौन से ऐसे आधार हैं जिनके आधार पे भारत सरकार नागरिकता से वंचित कर सकती है। तो पहले हमने बताया कि अगर आपने नागरिकता प्राप्त की है पंजीकरण और देशीकरण के द्वारा और बाद में सरकार को पता चले कि हमने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नागरिकता प्राप्त की है, तो आपको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। उसके बाद अगर सरकार को यह पता चले कि आप भारतीय संविधान का निरादर कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं, तो भी भारत सरकार चाहेगी तो आपको नागरिकता से वंचित कर सकती है। इसके बाद यदि आप बिना किसी सूचना के, आपने भारत की नागरिकता ग्रहण कर लिया और बिना किसी सूचना के आप 7 वर्ष से भारत से बाहर रह रहे हैं, तो भी आपको भारत की नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। अब ये जो 7 वर्ष की अवधि है, इसमें स्टूडेंट्स को छूट दी गई है, क्योंकि स्टूडेंट पढ़ाई हेतु बाहर रह रहा है तो वह इसमें काउंट नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर रह रहा है लेकिन भारतीय सेवा के अंतर्गत भारत से बाहर रह रहा है, भारत सरकार के अधीन कोई कार्य हेतु वह भारत से बाहर रह रहा है, तो वह इसमें काउंट नहीं होगा, इस अवधि में उसको काउंट नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही साथ जब भी आपने नागरिकता ग्रहण की भारत की और उसके 5 वर्ष के अंदर आपको किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष या उससे अधिक का कारावास न्यायालय द्वारा अगर दे दिया जाए, मतलब सजा के तौर पे, तो भी आप भारत की नागरिकता से वंचित कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही साथ यदि मान लीजिए कि भारत और किसी अन्य देश के साथ युद्ध स्टार्ट हो गया है और युद्ध स्टार्ट हो गया अर्थात युद्ध काल में आपके द्वारा अगर शत्रु देश को हमारे देश की कोई गोपनीय सूचना दी जा रही है, या उस देश के साथ कोई गैर विधिक व्यापार किया जा रहा है, या उस देश के साथ युद्ध काल में आपके द्वारा कोई संपर्क साधा जा रहा है गैर विधिक तरीके से, तो भी आपको भारत सरकार नागरिकता से वंचित कर सकती है। तो ये सारे आधार हैं नागरिकता से वंचन हेतु। तो इसमें आप लोग लिख लेंगे। पहला लिखेंगे आप कि इसमें पंजीकरण और देशीयकरण से बने नागरिक
ही वंचन की श्रेणी में आएंगे, श्रेणी में आएंगे। और इसमें एक बात यह हो गई कि यदि आपके द्वारा फर्जी दस्तावेज के आधार पे, फर्जी दस्तावेज के आधार पर अगर आपके द्वारा नागरिकता ग्रहण की गई है, आधार पर नागरिकता का ग्रहण, कौन कौन से आधार होंगे नागरिकता समाप्ति हेतु, नागरिकता के वंचन हेतु? तो पहली बात कि नागरिकता के वंचन में वही लोग शामिल होंगे जो या तो पंजीकरण के थ्रू नागरिकता प्राप्त किए होंगे या नेचुरलाइजेशन अर्थात देशीकरण के थ्रू नागरिकता प्राप्त किए होंगे। उन्हीं व्यक्तियों को वंचन की श्रेणी में लाया जा सकता है। और इसमें पहली बात यह रखी गई है कि अगर आपने फर्जी दस्तावेज के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त की है तो आपको नागरिकता हेतु वंचित किया जा सकता है। इसके बाद यदि आपने संविधान का अनादर किया है, संविधान का अनादर किया है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बिना किसी सूचना के, बिना किसी सूचना के 7 वर्ष भारत से बाहर, भारत से बाहर, बिना किसी सूचना के 7 वर्ष से अगर भारत से बाहर कोई रह रहा हो तो वो भी भारत की नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। और इसमें आप स्टूडेंट्स को नहीं रखेंगे क्योंकि वो पढ़ाई हेतु भारत से बाहर गया है और भारत सेवा में, भारत सरकार की सेवा हेतु, सेवा में भी अगर कोई व्यक्ति है तो उसको भी आप काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद युद्ध काल में शत्रु देश से संपर्क, गुप्त सूचना या गैर विधिक व्यापार, गैर विधिक व्यापार ये भी अगर आप कर रहे हैं तो भी आपको भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। अब कौन सी शर्त बची? इसके बाद नागरिकता प्राप्त करने के, नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के अंदर, 5 वर्ष के अंदर भारत या अन्य देश की न्यायालय द्वारा, अन्य देश की न्यायालय द्वारा 2 वर्ष या अधिक का यदि कारावास हो जाए आपको, तो भी आपको भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। तो पहला हमने बताया कि इसमें उन्हीं व्यक्तियों को वंचित का अधिकार होगा जो पंजीकरण या देशीकरण से भारत के नागरिक बने हो। उसके बाद हमने बताया कि अगर उसने फर्जी दस्तावेज के आधार पर नागरिकता प्राप्त की हो। उसके बाद हमने बताया कि यदि उस व्यक्ति ने संविधान का अनादर किया हो तो भी, या तो बिना किसी सूचना के वह 7 वर्ष से यदि भारत से बाहर रह रहा है तो भी, उसमें स्टूडेंट और भारत सरकार सेवा के अधीन जो भी व्यक्ति भारत से बाहर रह रहा होगा उसको काउंट नहीं किया जाएगा। युद्ध काल में शत्रु देश से आपने चोरी से संपर्क किया, कोई गुप्त सूचना का आदान प्रदान किया या कोई गैर विधिक व्यापार किया तो भी आपको नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ जब भी आप भारत की नागरिकता प्राप्त किए हैं
उसके 5 वर्ष के अंदर यदि भारत या किसी अन्य देश की न्यायालय द्वारा यदि आपको 2 वर्ष या उससे अधिक का कारावास की सजा अगर हो जाती है तो भी आपको भारत सरकार द्वारा भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें हो गई नागरिकता की समाप्ति के रिगार्डिंग में। और नागरिकता की समाप्ति 3 प्रकार से होती है। इन 3 प्रकारों को हमने यहां पे पढ़ा। पहला हमने बताया कि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से नागरिकता का त्याग कर सकता है। दूसरा हमने बताया कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो स्वतः ही उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और अंत में हमने तीसरा डिप्रीवेशन, वंचन के बारे में पढ़ा और इसमें हमने बहुत सारे आधार को बताया कि इन आधारों पर भारत सरकार द्वारा किसी व्यक्ति की नागरिकता को वंचित किया जा सकता है या किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हो गई नागरिकता समाप्ति से संबंधित। तो आज के क्लास में बस इतना ही। इसके बाद हम लोग जो अगली क्लास आएगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता अर्थात ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ओसीआई के बारे में। पीआईओ के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। कुछ ऐसी शब्दावलियां हैं जिनका बार बार एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे की क्लास में एनपीआर के भी बारे में पढ़ेंगे, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ओसीआई मतलब ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता। पीआईओ के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के विदेशी, इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद सीएए 2019 में जो संशोधन हुआ उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आगे 1 या 2 क्लास और होंगी नागरिकता से रिलेटेड। और उसके बाद हम लोग चलेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर मौलिक अधिकार के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानेंगे हम लोग। जब नागरिकता समाप्त हो जाएगी उसके बाद हम लोग उस चीज को पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक हमें पॉजिटिव सहयोग दें। धन्यवाद।